नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। और आज मैं हाजिर हूं एक ऐसे लीडर की कहानी लेकर, एक ऐसे डिक्टेटर की कहानी लेकर जिसके बारे में बहुत सारी बातें तो की जाती हैं, लेकिन जिसके जिंदगी के और जिसकी पॉलिटिक्स के बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और इजराइल के साथ जिसका बड़ा जुड़ाव है, जिसके पतन में इजराइल का बड़ा हाथ है, कैसे है, क्या है, वो सारी डिटेल्स लेकर मैं आज हाजिर हूं। देखिएगा पूरा वीडियो। अफ्रीका में बहुत सारे करिश्माई नेता हुए हैं, बिल्कुल अलग। ईदी अमीन के बारे में एक बार मैंने बात की थी, और भी बहुत सारे लीडर्स हुए हैं, लेकिन जितना रहस्य मोहम्मद गद्दाफी को लेकर है उतना शायद ही किसी को लेकर हो। उसको एक ब्रदर लीडर यानी भाई नेता के रूप में जाना जाता था, और गद्दाफी ने 1969 में एक तख्ता पलट किया था, एक रिवॉल्यूशन किया था जिसमें एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। और 1969 से लेकर 2011 यानी 2011 तक उसने नॉर्थ अफ्रीका के लीबिया नाम के देश पर नेतृत्व किया। लीबिया के बारे में अगर आप जाएंगे डिटेल में, तो लीबिया की हिस्ट्री यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक लीबिया इटली की एक कॉलोनी थी, यानी इटली का इसके ऊपर अधिकार था। जब मुसोलिनी हार गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसके बाद लीबिया फ्री होता है। अब गद्दाफी का जो पूरा शासनकाल था वो बड़ा मजेदार था। एक तरफ ऐसे लोग थे जो उनको सपोर्ट करते थे, जो उनकी बहुत इज्जत करते थे, बहुत तारीफ करते थे। दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जो उनसे नफरत करते थे, जो लोग उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। शानदार कपड़े, शानदार चश्मे, और इकलौता नेता जिसके जो अंगरक्षक थे, सिक्योरिटी थी, उसमें महिलाएं होती थीं। ये गद्दाफी का जो पूरा का पूरा पर्सनालिटी थी उनकी, उसको स्पेशल बनाता था। गद्दाफी को जहां दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकी आजादी की लड़ाई के समर्थन के लिए, अफ्रीका में जो भी आजादी की लड़ाइयां चल रही थी उनके समर्थन के लिए गले लगाया था, वहीं रोनाल्ड रीगन जो अमेरिका का राष्ट्रपति हुआ करता था उस जमाने में, उसने कहा था कि वो मध्य पूर्व का पागल कुत्ता है। मिडिल ईस्ट का पागल कुत्ता है, यह कहा था अमेरिकन राष्ट्रपति ने। कारण यह था कि पश्चिम को लेकर उसका जो रुख था वो काफी दुश्मनाना था। 42 साल तक गद्दाफी शासन में रहा, उसमें अफ्रीकी नेताओं की निष्ठा भी उसको मिली और उसको बहुत सारी तारीफ भी मिली। जबकि पश्चिमी दुनिया में, वेस्टर्न जो वर्ल्ड है, अमेरिका और यूरोप, उसमें उससे नफरत करने वाले लोग काफी थे। एक तरफ वो क्रांतिकारी था और दूरदर्शी था, मतलब आगे की देखने वाला। दूसरी तरफ वो तानाशाह था और आतंक का समर्थक था। मोहम्मद गद्दाफी 1942 में लीबिया के सिरते शहर के पास एक गरीब घुमंतू समुदाय में पैदा हुए थे। उनका शुरुआती अगर पीरियड देखें तो बहुत साधारण पीरियड था, गरीब घर में पैदा हुए थे। लेकिन यंग पीरियड में ही, जब वो यंग थे, पढ़ने लिखने का शौक उनको बहुत था, और उन्होंने फ्रांस के उस समय जो राष्ट्रपति थे चार्ल्स डिगाले और चीन के चेयरमैन माओ, ऐसे नेताओं से प्रेरणा ली थी। लेकिन उनके सबसे बड़े आदर्श थे, पॉलिटिकल आदर्श थे, मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर। और जैसे वो पैन अरबिज्म के प्रस्तावक थे, अरबियन नेशनलिज्म जो है उसके प्रस्तावक थे, पूरे अरब को एक साथ लड़ना चाहिए पश्चिम से, पूरे अरब को एक साथ रहना चाहिए, इस बात के प्रस्तावक थे। इस बात को मानते थे नासिर, और यही चीज गद्दाफी भी मानते थे। इसीलिए गद्दाफी जब लीबिया के रॉयल एकेडमी ऑफ बेगांजी में पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने एक मूवमेंट बनाया था जिसका नाम दिया था फ्री यूनियनिस्ट ऑफिसर्स मूवमेंट। यह एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था जिसका उद्देश्य यह था कि पूरे अरब को एक साथ लेकर चलना है। सितंबर 1969 में 28 साल के थे गद्दाफी। उनके साथ उनके साथी थे, क्रांतिकारी साथी थे, जिन्होंने जो वहां का राजा था इद्रिस, उसके राजशाही को पूरी तरह से खत्म कर दिया। और जैसा मैंने बताया, इसमें एक बूंद खून नहीं गिरा। सत्ता संभालने के बाद गद्दाफी ने नासिर के पैन अरबिज्म के सपने को साकार करने का बीड़ा उठाया। 1970s में आप देखते हैं कि उन्होंने अरब और इस्लामिक जो अफ्रीकी कंट्रीज थी उनके बीच
पॉलिटिकल एकता साबित करने का, पॉलिटिकल एकता उनके बीच में हो जाए, इसकी कोशिश की। हालांकि यह कोशिश सफल नहीं हुई। आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का जिस तरह से दखल रहा है वो पैन अरबिज्म के बेहद खिलाफ रहा है, तो यह कोशिश सफल नहीं हुई। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि कतर हो, सऊदी अरबिया हो या इस तरह के देश हो, वो ऐसी किसी भी कोशिश में कभी भी शामिल नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने पैन अरबिज्म का ख्वाब छोड़ दिया और पैन अफ्रीकनिज्म को अपनाया, यानी अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं उनको एक साथ लेने की बात की। उसने किताब भी लिखी, अपना जो पॉलिटिकल फिलॉसफी था उसको 3 पार्ट में उसने पब्लिश कराया और इसको कहा जाता है ग्रीन बुक। यह कहा जाता है कि जब गद्दाफी का शासन था तो ग्रीन बुक लीबिया के हर आदमी के लिए रखना जरूरी था और उसको पढ़ना जरूरी था। वहां के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में भी ग्रीन बुक पढ़ाई जाती थी। इसमें जो बेसिक था वो 3rd यूनिवर्सल थियरी थी, जो उसके हिसाब से एक आदर्श समाज था। अब ये जो समाज था ये बड़ा मजेदार था। ये जो थ्योरी दी हुई थी इसमें डेमोक्रेसी का भी छौंक था, इसमें मार्क्सिज्म का भी छौंक था और दोनों के साथ साथ एक ऐसी सोसाइटी बनाने की बात थी जहां लोगों को सारी आर्थिक सुविधाएं मिले, जो आर्थिक ऊंच नीच होती है, जो गैर बराबरी होती है वो ना हो और साथ में तानाशाही भी ना हो। 1977 में गद्दाफी ने लीबिया को ग्रेट सोशलिस्ट पीपल्स लीबियन अरब जमहूरिया में परिवर्तित किया, यानी लीबिया का नाम रखा ग्रेट सोशलिस्ट पीपल्स लीबियन अरब जमहूरिया, यानी डेमोक्रेसी भी है और सोशलिज्म भी है। और कहा कि ये जो कुछ है वो बेसिकली लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, लेकिन हकीकत ये है कि गद्दाफी के शासनकाल में वहां पर डेमोक्रेसी जैसी चीज तो नहीं थी, तानाशाही ही थी, क्योंकि गद्दाफी को हटाया नहीं जा सकता था। इसके अलावा जो काम गद्दाफी ने किया जिसके चलते अमेरिका उससे सबसे पहले नाराज हुआ वो ये था कि उसने अपने शासन में लीबिया में जितनी तेल की संपत्ति थी उसको नेशनलाइज कर दिया। इसके साथ ही उसने एजुकेशन और हेल्थ की दिशा में बहुत ज्यादा सुधार किए। अब आप देखिए, अमेरिका अगर अफ्रीका में और खास तौर पे अरब में, मिडिल ईस्ट में अगर वो है तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि तेल की लूट करना चाहता है। वो चाहता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहां का जो तेल है वो उसके हाथ में रहे, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, लोग बहुत डेवलप नहीं हो। ये बहुत जरूरी है, तभी वहां पर कंट्रोल करना आसान होता है। तो एक तो गद्दाफी ने तेल को नेशनलाइज कर दिया, लीबिया के हाथ में पूरी तरह से महदूद कर दिया। दूसरा, वहां पे पढ़ाना लिखाना और हॉस्पिटलाइजेशन फ्री कर दिया। आप ये सोचिए कि उसके टाइम पीरियड में जब वो राष्ट्रपति बना था तो वहां पर सिर्फ 10% लोग पढ़े लिखे थे, और जब उसको मारा गया तो पढ़े लिखे लोगों की संख्या 88% थी, यानी केवल 12% लोग ऐसे थे जो अभी भी नहीं पढ़ पाए थे। ऐसे ही जब वो सत्ता में आया तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 57 ईयर्स थी, यानी ऑन एन एवरेज लीबिया में लोग सिर्फ 57 साल जिंदा रहते थे। जब वो मरा उस समय लीबिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो बढ़ के 74 साल हो गई। उसने अफ्रीका में उपग्रह संचार संगठन की स्थापना की और उसके लिए $300 मिलियन कंट्रीब्यूट किया। इससे हुआ यह कि अफ्रीकी देश अभी तक जो यूरोप की सैटेलाइट्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट थे, इसके बाद अफ्रीका का अपना सैटेलाइट हो गया और अफ्रीकन कंट्रीज की यूरोप के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी वो पूरी तरह से लगभग खत्म हो गई। इसके अलावा अफ्रीका में उसने सड़कों, रेलवे और दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका पूरा जाल बिछवा दिया। केवल लीबिया में नहीं, पूरे अफ्रीका में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो पैन अफ्रीकनिज्म का बात कर रहा था लगातार, वो पूरे अफ्रीका को एक साथ लेकर चलने की बात कर रहा था। उसके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, सरकारी सिस्टम था, जो भी वहां चाहे आकर खाना ले सकता था। कोई बीमार पड़े तो इलाज बिल्कुल मुफ्त हुआ करता था। जो बच्चे स्कूलों में और कॉलेजों में पढ़ते थे वो एजुकेशन बिल्कुल फ्री थी। इसके अलावा जो यतीम होते थे उनको पालने की जिम्मेदारी स्टेट की थी। यानी अगर आप देखें कि लोगों को कितनी सुविधा मिल रही थी, तो उस जमाने में गद्दाफी के लीबिया में लोगों को जितनी सुविधा मिल रही थी उतनी सुविधा तो उस जमाने में यूरोप के कई मुल्कों में भी नहीं मिल रही थी।
आप कह सकते हैं कि गद्दाफी ने लीबिया से गरीबी के जितने सारे अभिशाप होते हैं उनको लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया। लोग मुफ्त में पढ़ सकते थे, मुफ्त में इलाज करा सकते थे। कोई शादी अगर करता था तो शादी के बाद उसको घर बनाने के लिए एक अमाउंट दिया जाता था। अगर नौकरी नहीं मिलती थी तो राज्य की तरफ से, स्टेट की तरफ से मंथली उनको कंपनसेशन मिलता था। यह कंडीशन थी गद्दाफी के लीबिया की। लेकिन गद्दाफी की जो प्रॉब्लम थी, कर्नल मुअम्मर गद्दाफी की जो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम हुई इजराइल से, और वो बड़ी प्रॉब्लम थी। शुरू से ही गद्दाफी जब पैन अरबिज्म की बात कर रहे थे तब भी, और जब पैन अफ्रीका की बात कर रहे थे तब भी, इजराइल के वो लगातार खिलाफ रहे। उन्होंने घोषणा की कि इजराइल अरब और इस्लामी देशों का दुश्मन है। यही नहीं, वो लगातार पीएलओ को सपोर्ट कर रहे थे, जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था, उसको लगातार सपोर्ट कर रहे थे। और उसके अलावा भी जो ग्रुप्स थे जो इजराइल के खिलाफ लड़ रहे थे, उनको भी उन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट किया, हथियार भेजे, और इजराइल को कहा कि यह एक इल्लीगल स्टेट है, यह एक अवैध राज्य है। इसके अलावा 1917 और 1980s को आप देखें तो पीएलओ का अगर कोई सबसे बड़ा सपोर्टर दुनिया में था तो उसमें एक गद्दाफी था, जिसने कई बार शेल्टर दिया, पैसे लगातार दिए, हथियार दिए, और लगातार अपील की कि इजराइल के खिलाफ अरब देश एक साथ आए। अब आप जानते हैं कि जो ही कोई इजराइल के खिलाफ होता है वो अमेरिका के भी खिलाफ हो जाता है, अमेरिका उसका दुश्मन बन जाता है। 1973 में आपको पता होगा यौम किपर वार हुई थी। उस वार में गद्दाफी ने इजराइल के खिलाफ मिस्र और सीरिया को सपोर्ट किया था। इजिप्ट और सीरिया को सपोर्ट किया था गद्दाफी ने। जाहिर है अमेरिका और ज्यादा नाराज हुआ। इसके अलावा 1978 में जो कैंप डेविड समझौता हुआ था, उसकी भी मुखालिफत गद्दाफी ने की थी। गद्दाफी का कहना था कि इजराइल का होना ही इलीगल है, वो पूरी की पूरी जमीन फलस्तीन को मिलनी चाहिए। और बीच में उसने प्रपोजल दिया था कि इजराइल और फलस्तीन को मिलाकर इसरातीन नाम का एक देश बनाया जाए, जिसमें यहूदियों को और मुसलमानों को दोनों को बराबर पावर मिले, दोनों वहां पर बिल्कुल हक के साथ रह सकें। उसको यहूदी नेशन जो बना के इजराइल ने रखा है उसको खत्म किया जाए। लेकिन जाहिर है कि इस प्रस्ताव को किसी ने नहीं माना, ना तो अरब मुल्क इसके लिए सहमत हुए, ना इजराइल इसके लिए सहमत हुआ। तो ये कोई बात आगे नहीं चल सकी। लेकिन लगातार जो इजराइल के खिलाफ गद्दाफी रहे, उसके चलते अमेरिका और यूरोप में उनके खिलाफ दुष्प्रचार लगातार होते रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि गद्दाफी के यहां कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, गद्दाफी के यहां बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन वो प्रॉब्लम्स, मैंने पिछली बार भी जब सद्दाम पे बात की थी तो मैंने ये नहीं कहा था कि सद्दाम कोई देवता था। सद्दाम ने शिया लोगों को मरवाया था, सद्दाम ने कुर्द लोगों को मरवाया था, कई सारे जंगों में शामिल हुआ था, तानाशाह था, ये सब सच है। लेकिन क्या यही सब अरब के दूसरे मुल्कों के लिए सच नहीं है? क्या उन मुल्कों में तानाशाहियां नहीं है? क्या सऊदी अरब में तानाशाहियां नहीं है? क्या सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं उनके ऊपर एक पत्रकार की हत्या के आरोप नहीं लगे हैं? क्या कतर में ऐसे आरोप नहीं लगे हैं? ये तानाशाहियां तो अरब और अफ्रीका के तमाम मुल्कों में हैं। लेकिन जो मुल्क अमेरिका और इजराइल के पीछे खड़े रहते हैं उनको लेकर अमेरिका कुछ नहीं कहता। जिन मुल्कों में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नीतियां बनती हैं वो दुश्मन हो जाते हैं। हालांकि गद्दाफी के बारे में यह है कि कई बार उसके यूरोप के नेशन से अच्छे रिश्ते भी रहे हैं, यूरोपियंस उसके यहां आते रहे हैं, यह सारा कुछ हुआ है। लेकिन कुल मिलाजुलाकर चूंकि वो खिलाफ था इजराइल के, इसलिए यह पहला मुद्दा था जिसकी वजह से अमेरिका उसके खिलाफ था। इसके साथ उसने कुछ और कदम उठाए। उसने अफ्रीकी सरकारों से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अफ्रीका बनाने का आह्वान किया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तर्ज पर। इसमें एक कॉमन आर्मी होनी थी, एक ही करेंसी होनी थी, जैसे यूरो करेंसी है उन कंट्रीज की, यूरोप के जो यूरोपियन यूनियन में शामिल हुए हैं, वैसे ही एक सिंगल करेंसी बनाने की बात हुई। और एक सिंगल पासपोर्ट की भी बात इसमें शामिल थी कि पूरे अफ्रीका का एक ही पासपोर्ट होगा। और इस बात को साबित करने के लिए उसने फाइनेंशियल खर्च भी बहुत किया। ये जो उसकी कोशिश थी, इसी की वजह से अफ्रीकन यूनियन बना, जो 2002 में सामने आता है, और अफ्रीकन यूनियन एक बड़ी ताकत बन के उभरा। अब अफ्रीकन यूनियन का जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था, इसकी ज्यादातर जो मीटिंग्स थी वो लीबिया में हुई। इसके अलावा साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, इन सारी कंट्रीज में भी इसकी मीटिंग हुई।
अब इसके बाद अफ्रीकन यूनियन का एक संविधान बनाया गया। इसमें एक अफ्रीकन मौद्रिक कोष, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वैसे ही एक अफ्रीकन मॉनेटरी फंड, अफ्रीका का अपना एक सेंट्रल बैंक और अफ्रीका का अपना एक इन्वेस्टमेंट बैंक वगैरह बनाने की बात थी। अब ये जो पूरा का पूरा मामला था, ये भी अमेरिका और इजराइल के लिए मुश्किल पैदा करने वाला मामला था, क्योंकि अफ्रीका वो सोने की खदान है जिसको अमेरिका अपने हिसाब से लूटता रहा है। इसीलिए आज आप देखेंगे सूडान में बवाल चल रहा है, और भी कंट्रीज में अफ्रीका के लगातार बवाल चलता रहता है और लोग मारे जाते रहते हैं, क्योंकि अमेरिका और CIA लगातार वहां पर हस्तक्षेप करते हैं और अपने पसंद की सरकारें बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अगर पूरा अफ्रीका पैन अफ्रीकन जो नीतियां थी उनके तहत एक बड़ी कंट्री में बदल जाता, एक बड़े ब्लॉक में बदल जाता, तो यह अमेरिका के लिए काफी मुश्किल होता। इसीलिए देश और विदेश में काफी उसके दुश्मन बन गए। देश के अंदर जो दुश्मन बने उसका एक और कारण था। जो भी खड़ा हुआ गद्दाफी के खिलाफ, या तो उसको मार दिया गया, या उसको गायब करवा दिया गया, या फिर वो कहां चला गया किसी को पता नहीं चला। 1996 में अबू सलीम जेल में एक नरसंहार हुआ था, जिसमें कहा जाता है कि 1200 कैदियों को मार दिया गया था। ये सारे वही लोग थे जो गद्दाफी की मुखालिफत करते थे। अब जो उसकी ये महत्वाकांक्षाएं थी पैन अफ्रीकन, उसके कारण जैसा मैंने बताया कि अमेरिका बेहद नाराज हुआ। 1970s में गद्दाफी ने चाड के ऊपर हमला किया और वहां एक आवाजो पट्टी है उस पर कब्जा करने की कोशिश की, हो नहीं पाया। वहां पर अमेरिका और फ्रांस के सैनिकों को तैनात कर दिया गया। 1977 में गद्दाफी ने मिस्र के जो राष्ट्रपति थे अनवर सादात, उनके साथ एक समझौता करना चाहा ताकि पॉलिटिकल यूनिटी हो सके, लेकिन सादात उसके लिए तैयार नहीं थे, जिसके बाद उसने मिस्र के ऊपर आक्रमण कर दिया और यह बहुत लंबा नहीं चला, लेकिन यह भी एक जंग चली। इसके अलावा गद्दाफी ने ईदी अमीन का सपोर्ट किया, हालांकि अपने घर रखा नहीं, लेकिन भागकर तो ईदी अमीन सबसे पहले गद्दाफी के पास ही आया था और उसको पैसे और बाकी सारी चीजें मुहैया करा के उसको बाद में सऊदी अरबिया भेज दिया गया था। तंजानिया युगांडा का जो वार हुआ था उसमें भी ईदी अमीन की मदद के लिए उसने सैनिक भेजे थे, जिसमें लगभग 600 लीबियाई सैनिक मारे गए थे। इन सारी चीजों को लेकर अंदर अंदर भी गुस्सा चल रहा था। 1970s से लेकर 1990s के बीच में देखें तो गद्दाफी ने इरिट्रिया, जिम्बाब्वे, सियरा लियोना, इन सारी जगहों पर कई सारे नेताओं का सपोर्ट किया। 2008 में उसको किंग्स ऑफ अफ्रीका का खिताब दिया गया, जिससे जो अफ्रीका के ट्रेडिशनल राजा थे उनके बीच में विवाद पैदा हो गया। उन्होंने उसको किंग ऑफ किंग्स मानने से इंकार कर दिया। दरअसल अगर अंदर की बात देखें तो अफ्रीका के अंदर इन सब के बावजूद वो बेहद पॉपुलर था, लेकिन उसकी सारी प्रॉब्लम तभी हुई, जैसा मैंने आपको बताया, जब उसने PLO और उन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया जिसको अमेरिका उस जमाने में आतंकवादी कहता था। 1988 में लाकरबी बमबारी हुई थी। 1989 में फ्रांस के विमान में एक बम विस्फोट हुआ था, और इन सब के लिए जिम्मेदार अगर ठहराया गया था तो कर्नल गद्दाफी को ठहराया गया था। 2011 में आप जानते हैं अरब में एक बड़ा चेंज लाने के लिए अरब स्प्रिंग मूवमेंट होता है, और उस अरब स्प्रिंग मूवमेंट में किसी भी तरह से गद्दाफी को हटाने के लिए अमेरिका बजिद हो जाता है। हालांकि मिसेस क्लिंटन कुछ समय पहले ही लीबिया के जो राष्ट्रपति थे गद्दाफी उनके बेटे से मिली थी, और काफी सारा कहा जाता है कि उनको कहा था कि आपके साथ कुछ नहीं किया जाएगा, लेकिन गद्दाफी को खत्म करने के लिए बाकायदा नाटो की आर्मी भेजी गई। नाटो की आर्मी जब गई तो कहा गया, गद्दाफी से लोगों ने कहा कि आप मुल्क छोड़ के चले जाइए, और कई सारे मुल्क थे जहां पर वो छोड़कर जा सकता था, लेकिन गद्दाफी ने यह तय किया कि वो किसी भी हाल में अपना मुल्क छोड़ के नहीं जाएगा, चाहे भले वहीं मार दिया जाए, लेकिन जिंदा वो लीबिया में रहा है और लीबिया में ही मारा जाएगा। और वही हुआ। कई मुल्कों को मिलाकर बनी नाटो की आर्मी, जिसमें अमेरिका सबसे आगे था, उसने लीबिया के कुछ गद्दारों की मदद से गद्दाफी की हत्या कर दी, और 20 अक्टूबर 2011 20 अक्टूबर 2011 को गद्दाफी खत्म हो गया। गद्दाफी का चैप्टर यहां पे खत्म हो गया, और मैंने आपको बताया कि इसके पीछे सबसे बड़ा अगर किसी का रोल था तो वो इजराइल और मोसाद का था, जिसकी वजह से अमेरिका उसके खिलाफ हुआ और नाटो की सेना उसको मारने के लिए भेजी गई। लेकिन गद्दाफी के मरने के बाद लीबिया में क्या हुआ? आज के लीबिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो ना हो। ना अब एजुकेशन फ्री है, ना अब चिकित्सा फ्री है, ना शादी करने पर घर लेने के लिए लोगों को पैसा मिलता है, ना हर आदमी को खाना मिलता है, महंगाई बढ़ी हुई है।
इसके अलावा तस्करी वहां पर जबरदस्त होती है, आतंकवाद वहां पर जबरदस्त है। 2011 में गद्दाफी मरा, आज हम 2024 में बैठे हुए हैं। इन 13 सालों में लीबिया की हालत बद से बदतर हुई है। हां, हुआ बस यही है कि अब लीबिया से फलस्तीन को सपोर्ट नहीं मिलता। हुआ बस यही है कि लीबिया के तेल का फायदा लीबिया के लोगों को नहीं मिलता। वो सारा कुछ अमेरिकन लूट में जाता है, अमेरिका उसका फायदा उठाता है। कहा गया गद्दाफी तानाशाह था। मैं इस बात से इंकार भी नहीं करता कि गद्दाफी तानाशाह था, लेकिन उस तानाशाह के वक्त में लीबिया के लोगों की जिंदगी जितनी खूबसूरत थी, आज उतनी ही बदसूरत हो चुकी है। तो फैसला आप कीजिए कि उसकी तानाशाही से अमेरिका का कंट्रोल बेहतर है या बदतर है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।